हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। यहाँ पर लिखा गया है सोल्व पेपर 2017 मीन्स ये सेशन 2017 है, आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2018 में। तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस हैं। हम लोग एमबी पब्लिकेशन के बुक से सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये है सेट नंबर 48। ठीक, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखना चाहते हैं 2016, 2019 और अभी हम लोग कर रहे हैं 2018, इसके तुरंत बाद जो है हम लोग 2020 से यानी कि मिड फरवरी से जो है आपको 2020 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया जाएगा। मींस कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 हुआ है, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 हुआ है, सीपीयू हुआ है, स्टेनोग्राफर हुआ है, सीजीएल मेंस और सीपीयू मेंस, इन सारे क्वेश्चंस आपको मिड फरवरी से आपको कराए जाएंगे, ताकि आपका जो सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है अप्रैल और मई मंथ में, उनके लिए आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि प्रीवियस ईयर का जितना हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है वो। ठीक, तो सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019। आपको जिस ईयर का देखना है आप देखकर वहां पर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, चलिए फिर अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 के लिए। डायरेक्शन करता है कि आपको जो है एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं, उन 4 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट एरर हो सकता है, तो उसी पार्ट को आपको जो है अपने आंसर के रूप में बताना है। अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप जाइए नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट दिस मोमेंट दैट टेरिबल डोर वर्स्ट नॉइजली ओपन एंड बैंग्ड फॉर द वॉल। एट दिस मोमेंट यानी कि इस क्षण, दैट टेरिबल डोर वर्स्ट नॉइजली यानी कि जो दरवाजा है वो बहुत ही जोर से खटका और खुला, एंड बैंग्ड फॉर द बॉल। ठीक है, और दरवाजे पर जाकर वो क्या हुआ, टकराया। तो यहां पर देखिए ग्रामेटिकली अगर हम अब समझेंगे इस चीज को, एट दिस मूवमेंट कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ते हैं। दैट टेरिबल डोर वर्स्ट नॉइजली, यहां पर देखिए वर्स्ट का यूज हुआ है यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक, उसके बाद है नॉइजली ओपन एंड बैंड, यहां पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो ग्रामेटिकली यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे है फॉर द बॉल। देखिए, जब भी दरवाजा खटकना या उसके सेंस में बात हो तो आप जो यहां पर यूज करें अगेंस्ट का। ठीक है, बैंग अगेंस्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्राइक और पुट डाउन समथिंग फोर्सफुली, यानी कि आप जो है किसी चीज को पटक रहे हैं, उसमें खटखट कर रहे हैं फोर्सफुली। ठीक है, तो जहां पर भी फोर्सफुली आपको यूज करना हो वहां पे आप हमेशा किस वर्ड का यूज करें, अगेंस्ट का यूज करें। तो बैंक के साथ जो है आपको क्या यहां पर यूज करना होगा, अगेंस्ट का यूज करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी में आपका एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, while an electron carries a negative electrical charge, a neutron is neutral। ठीक है, देखिए while an electron carries, यहां पर देखिए while an electron carries यानी कि सब्जेक्ट आपका जो है सिंगुलर है। ठीक, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, तो वर्ब भी देखिए आपका यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे पढ़ते हैं। अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, अ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ये भी सिंगुलर, तो वर्ब भी यहाँ पर इज यानी कि ये भी सिंगुलर, तो ग्रामेटिकली भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जाएंगे नो एरर वाले ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो 4, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द बिग स्टोन मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट मतलब क्या होता है, स्मारक, वाज द ओनली फिल इन द ब्लैंक द लॉस्ट ट्रैवलर रिमेंबर्ड, यानी कि जो गुमा हुआ जो यात्री था, यानी कि जो लॉस्ट ट्रैवलर यानी कि जो गुम गया था, उसे वहां पर की जो चीज थी वो सिर्फ और सिर्फ यही याद थी। ठीक है, तो वो क्या चीज होगा, ऑप्शंस देखते हैं पहले। स्पेसिमेन यानी कि नमूना, सोवेनियर इसका मतलब होता है यादगार, पीस यानी कि टुकड़ा, लैंडमार्क मतलब होता है किसी स्थान का चिन्ह। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी। यहां पर देखिए एक स्थान के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, कोई ट्रैवलर जो है गया और वहां पर जो है वो गुम गया और उससे बस जो है वहां पर सिर्फ वो बिग स्टोन ही याद रहा, यानी कि लैंडमार्क के रूप में, सीमा चिन्ह के रूप में उसे सिर्फ और सिर्फ क्या याद रहा, तो वो बिग स्टोन मॉन्यूमेंट। ठीक है, तो हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन डी, लैंडमार्क यानी कि सीमा चिन्ह, यानी कि वहां पर का जो एक ये चिन्ह हो गया बस वही उसे याद रहा। क्वेश्चन नंबर 4, द एयरलाइन वाज अनएबल टू गिव अस अ रीजन फॉर द फिल इन द ब्लैंक डिपार्चर डिले। ऑप्शंस देखते हैं। इनडिविजिबल यानी कि अभाज्य, इनविंसिबल यानी कि अजय,
इनविजिबल यानी कि अदृश्य, और इनएक्सप्लिकेबल यानी कि जिसे वर्णन नहीं किया जा सके, अवर्णनीय। ठीक, द एयरलाइन वाज अनेबल, जो एयरलाइन है वो अनेबल था यानी कि अयोग्य था, टू गिव अस अ रीजन, टू गिव अस रीजन यानी कि कोई कारण बताने के लिए, फॉर द इनएक्सप्लिकेबल डिपार्चर डिले यानी कि अवर्णनीय जो डिपार्चर हुआ उसके बारे में उससे देने के लिए कोई रीजन नहीं था, यानी कि वो कोई भी रीजन नहीं दे सका एयरलाइन। ठीक है, इनएक्सप्लिकेबल यानी कि जिसे वर्णन नहीं किया जा सके। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 to 6 यहाँ पे आपको सिमिलर यानी कि सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है आपका कैजुअल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फुसलाना, मनाना। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। डिसइंचेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोह। क्या होता है? मोह। ऑप्शन बी आपका है इंटाइस यानी कि लुभाना, फुसलाना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। रिपल्स यानी कि खदेड़ना, बुली यानी कि डराना, धमकाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 फिस्टियन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निरर्थक या फिर आडंबर, निरर्थक या फिर आडंबरमय यानी कि जो बहुत ही बढ़ चढ़कर अपनी बातों को बोलता है। ठीक है, अहंकारी के रूप में आडंबर जैसा बात करता है। ठीक, अब यहाँ पर हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे। अनप्रिटेंशियस, इसका मतलब क्या होता है? सरल, सौम्य। ठीक है, टिमिड यानी कि डरपोक, जो आसानी से डर जाए। एरोगेंट यानी कि अभिमानी, आडंबरी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। कोर्टियस यानी कि विनम्र, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे आपको अपोजिट यानी कि विपरीत बताना है। कैवलियर, कैवलियर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घुड़सवार या फिर अभिमानी, घुड़सवार या फिर अभिमानी। अब इसका ऑप्शंस क्या क्या है वो देखते हैं। कंडेंसेंडिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कृपालु। ठीक है, क्या होता है? कृपालु। ऑप्शन बी आपका है कर्ट, इसका मतलब होता है रूखा या फिर छोटा करना भी। हम्बल यानी कि विनम्र, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। एक है अभिमान पूर्वक बात करता है और एक विनम्रता पूर्वक बात करता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। हॉटी यानी कि घमंडी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विजिलेंस, विजिलेंस मतलब क्या होता है? सतर्कता। विजिलेंस मतलब क्या हो गया? सतर्कता। ऑप्शन देखते हैं। इनडिफरेंस यानी कि उदासीनता, डिलीजेंस यानी कि परिश्रम, एक्विटी यानी कि फुर्ती, और सरकमस्पेक्शन इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सावधानी बरतना। तो यहां पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। विजिलेंस मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति जो है सतर्कता बरत रहा है। ठीक है, और एक व्यक्ति जो है उदासीन है उस चीज के बारे में, मतलब कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि वो एकदम शांत है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 के लिए आपको डायरेक्शन दिया गया है कि आपको इडियम फ्रेज का अर्थ बताना है। गिव समबडी अ रिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि टू मेक अ टेलीफोन कॉल टू समवन। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे। प्रपोज मैरिज यानी कि आपने किसी को शादी के लिए प्रस्ताव रखा। इन्फॉर्म अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन यानी कि आपने किसी एक चाहने वाले के डेथ के बारे में बताया, यानी कि उनके मृत्यु के बारे में। ऑप्शन सी आपका कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, आपने किसी को फोन किया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। ट्रैप समबडी इन अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप यानी कि आपने जो है किसी के डिफिकल्ट रिलेशनशिप में आप फंस गए हैं। ट्रैप यानी कि जाल में फंसना। ठीक, तो आप किसी मुश्किल रिश्ते में फंस गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लीव नो अ स्टोन अनटर्न्ड यानी कि इसका मतलब होता है कि आपने हर वो कोशिश की है अपने चीज को पाने के लिए। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। सर्च फॉर द हिडन ट्रेजर यानी कि आप छुपे हुए खजानों को सर्च कर रहे हैं। डू अ फिटाइल टास्क यानी कि आप जो है व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं, फिटाइल यानी निरर्थक। बी नोन फॉर अचीविंग अ ट्रेमेंडस फीट, आप जो है किसी अच्छे चीज को पाने के लिए जाने जाते हैं। या फिर है ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग यानी कि आप किसी चीज को पाने के लिए हर एक कोशिश कर रहे हैं, हर एक मुमकिन कोशिश। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 to 12 यहाँ पे आपको अगर लगता है ब्रैकेट वाले पार्ट में कोई एरर है तो उसे आप सुधारें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। और सुधारना किससे है? जो आपके गिवन ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सी एंड डैड वुड हैज हैड लव्ड अमित, यहाँ पर देखिए वुड का यूज हुआ है, ये आपका एक मोडाल है। ठीक है, अगर इसे मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसके बाद जो है बेस का मतलब वर्ब जो है वो अपने बेस फॉर्म में होगा, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सी एंड डैड वुड, उसके बाद जो है आपका हैज हैड लव्ड अमित। ऑप्शंस देखते हैं। तो वुड के बाद जो है आपको क्या यूज करना है? तो यहाँ पर आप यूज करेंगे हैव का, और इसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जो वह और पिता जो है वो
अमित को पसंद कर पाते हैं। ठीक है, तो सी एंड डैड वुड हैव लव्ड अमित, तो यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, समवन मस्ट बीइंग किल्ड, यहाँ पर देखिए मस्ट, यहाँ पर फिर से ये आपका क्या आ गया, ये आपका फिर से आ गया मोडाल। ठीक, तो अभी हम लोगों ने जिस पैटर्न पे बनाया उस पैटर्न पे तो प्लस हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर देखिए हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आपको लगे कि ये जो है पोसेसिव फॉर्म में बना हुआ है तब आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। क्वेश्चन नंबर 13 टू 14 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, यानी कि पवित्र होने का एक बताना। ठीक है, कि द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग होली यानी कि पवित्रता होना। ऑप्शंस देखते हैं, एवराइज यानी कि लालची होना, बेसनेस यानी कि आधार, सैंक्टिटी यानी कि पवित्रता, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। पार्सिमोनी यानी कि कंजूसी, कृपणता, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 14, अ सब्सटेंस इजीली एवापोरेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कोई ऐसा चीज जो नॉर्मल टेम्परेचर में भी एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन देखते हैं, वोलेटाइल यानी कि परिवर्तनशील, यानी कि वो जो है चीज परिवर्तनशील है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, स्टीड फास्ट यानी कि दृढ़, इंड्यूरिंग यानी कि टिकाऊ, अस्थाई, डेफिनेट यानी कि निश्चित, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो लोग जो है आईबी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आईबी का एग्जाम जो है एक्सपेक्टेड है, आईबी का एग्जाम जो है आपका एक्सपेक्टेड है फरवरी के थर्ड वीक में, जो कि मोस्टली जो है आपका 18 से 20 फरवरी के आसपास जो ये डेट पड़ सकता है। ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड है, तो आप जो है प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए। प्लेलिस्ट जो है आपको अलग से बनाया गया है आईबी और एक आईबी मॉक टेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो मॉक टेस्ट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसमें ऐड हो रहे हैं, और एक जो है आईबी, इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, OWS सारे आपको उसमें ऐड मिलेंगे। ठीक है, तो आप उन दोनों प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए आईबी के लिए। और जो लोग भी करंट अफेयर्स के लिए वो टेंस्ड हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीटीएस एकेडमी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स शेयर किया जा रहा है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में OWS भी आपको शेयर किया जा रहा है, आईपी भी शेयर किया जा रहा है, तो आप वहां पर जाकर उन लेसन्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 टू 16 यहाँ पे आपको जो है करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है वो है आपका हाइप्नोटिस्ट, इसका मतलब होता है मोह निंद्रा प्रेरक, तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, HYPNO, हाइप्नोटिस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर जो लिखा गया है वो लिखा गया है थ्योराइज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धारणा, थ्योरी से आपका बन गया है थ्योराइज। ठीक है, इसका जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका THEORIAC, थियोराइज। ठीक, इसका मतलब होता है धारणा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 टू 18 यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद एक सब्जेक्ट निकालेंगे और उसके बाद उसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे जो आपके लिए बड़ा काम है वो है आपका सब्जेक्ट को चूज करना कि आखिर बात किस पर हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्ट को समझ लेंगे तो आप आसानी से अपने सेंटेंस को आगे ऐड कर सकते हैं, यानी कि उन्हें एक जगह कर सकते हैं, उसे अरेंज कर सकते हैं। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि सेंटेंस यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक दिया गया है कि आपको इसी से स्टार्ट करना है, यानी कि दे हैड सीन इनफ ऑफ द, अब किस चीज का इनफनेस यहाँ पर बताया गया है, अधिकता बताया गया है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है आप देखेंगे कि दे हैड सीन इनफ ऑफ द डेजर्ट ऑलरेडी एंड नो नंबर ऑफ नाइफ्स, नो नंबर ऑफ, नंबर के बाद आपको क्या यूज करेंगे, तो ऑफ का यूज करेंगे, नो नंबर ऑफ नाइफ्स वुड हैव टेम्प्टेड देम टू कम अ स्टेप फर्दर, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वो जो है बहुत बार डेजर्ट में देखे गए हैं, नो नंबर ऑफ नाइफ्स, यानी कि वहां पर जो है बहुत ही कम संख्या में नाइफ्स पाए गए हैं। ठीक है, जिससे कि वो एक स्टेप और आगे बढ़ सके, मतलब उन्हें टेम्प्ट करें और वो आगे आए। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 ये आपके लिए है, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा खुद से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको लेसन अपलोड होने के बाद ही हम वहां पर शेयर कर देते हैं, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में करके बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। द मूवी क्रिटिक रोट अ सरकास्टिक रिव्यू, द मूवी क्रिटिक यानी कि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद रोट है यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये आपका पास्ट हो गया। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका है, देखिए इज का यूज एलिमिनेट, ऑप्शन बी में इज का यूज ए भी एलिमिनेट, ऑप्शन सी आपका इज का यूज ए भी एलिमिनेट, ऑप्शन डी आपका है सरकास्टिक रिव्यू वाज रिटन बाय द मूवी क्रिटिक, आपका सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग यही सीखे हैं वॉइस बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको नारेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस शैल आई ईमेल दिस लेटर अगेन सर। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या सीखा है नरेशन बनाने के लिए कि पहले हम इस पार्ट को देखते हैं। अगर ये पार्ट पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है उसे भी हम लोग पास्ट में चेंज कर देते हैं। अगर ये पार्ट प्रेजेंट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी हम लोग प्रेजेंट में ही चेंज कर देते हैं। ठीक, तो चूंकि हम देख रहे हैं कि द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस यानी कि पास्ट में है, तो इस वाले पार्ट को यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी हम लोग पास्ट में ही चेंज करेंगे। तो सेल का जो पास्ट फॉर्म बनेगा वो बनेगा आपका शुड। तो ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सेल की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, शुड का यूज करना है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस शैल आई ईमेल दिस लेटर अगेन सर। तो ट्रेनी ने पूछा पोलाइटली यानी कि विनम्रता पूर्वक कि क्या मैं इस मेल को दोबारा भेज सकता हूं सर। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा कौन सा, दिस के जगह हम लोग डैट का यूज करेंगे। तो डैट वाला यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि हम लोगों ने सर को क्यों रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इफ ही वुड ईमेल डैट लेटर, यहाँ पर ऑलरेडी जो है यहाँ पर शो हो चुका है पोलाइटली अपने बॉस से वो पूछ रहा है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर सर का यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 के लिए जो है आपको क्या करना है, एक पैसेज पढ़ना है और उस पैसेज के बेस्ड पर ही इन 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ क्यूबन पार्क, जो फ्लोरा और फौना है वो क्यूबन पार्क के कैप्चर्स आर अटेंशन यानी कि हमारे ध्यान को केंद्रित करते हैं मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी और चीज के अलावा। बट व्हेन यू टेक टाइम टू लुक क्लोजली, लेकिन अगर आप इस चीज को बहुत ही क्लोजली देखते हैं एट द स्टैचू यानी कि किस चीज पर, जो स्टैचू है उस पर, यू विल मार्वेल एट इट्स सियर ग्रैंडियर। ग्रैंडियर मतलब क्या होता है, शान। ठीक है, उस चीज का शान, ऐश्वर्य। तो आप जो है उस चीज के ऐश्वर्य पर, किसके, तो स्टैचू के ऐश्वर्य पर आप जाते मोहित होते हैं। स्कल्प्टेड बाय सर थॉमस ब्रॉक, किसके द्वारा बनाया गया, तो सर थॉमस ब्रॉक के द्वारा। एट 11 फीट हाई, 11 फीट हाई पे। मार्बल स्टैचू इज लार्जर देन लाइफ, यानी कि वह जो है लाइफ से ज्यादा ही बड़ा है। इट ब्रिंग्स आउट द पर्सनालिटी ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यह किसके पर्सनालिटी को दर्शाता है, व्यक्तित्व को, तो क्वीन विक्टोरिया का। हु हैड बीन द मोनार्क ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वो जो है एक मोनार्क थी ग्रेट ब्रिटेन की फ्रॉम 1837 से 1901 तक। डिपिक्टिंग यानी कि यह चीज को दर्शाया गया रेदर प्राउड, यानी कि प्राउड के जैसा नहीं, स्टर्न पर्सन विद प्रोनाउंस्ड फ्यूचर्स। स्टर्न मतलब होता है सख्त। ठीक, इन 1906 द स्टैचू वाज अनवील्ड इन द सिटी ऑफ जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नस्ट एल्बर्ट, यह जो है अनवील किया गया था यानी कि उजागर किया गया था किनके द्वारा, जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नस्ट एल्बर्ट के द्वारा 1906 में। प्रिंस ऑफ वेल्स एंड ड्यूक ऑफ वार्नल एंड यॉर्क मेकिंग इन स्टैंड एंड ऑल इज ग्लोरी इन 111 ईयर यानी कि 111वें साल को इस चीज को दिखाया गया था, ग्लोरीफाई किया गया था। इवन देयर इज अ वेल्थ ऑफ हिस्ट्री ऑफ द स्टैचू एंड इट वाज मेड टू अपीयर इम्पोजिंग, द बीजी बेंगलियंस वुड प्रोबेबली रेफर टू इट एज जस्ट अनदर लैंडमार्क, यानी कि जो इतने भी बंगलों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो इस चीज को कैसे दर्शाएंगे, सिर्फ एक लैंडमार्क यानी कि सीमा चिन्ह के रूप में ही इसे रेफर करेंगे। एज द वर्कर्स आर बिजी इन डिस्कशन ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम, वर्कर्स जो है वो बिजी हैं कि उन्हें किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। लाइफ कंटिन्यूज एज यूजुअल इन द पार्क, जो जीवन है वो चलता जा रहा है उस पार्क में वैसे ही। ठीक है, चलिए अब इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वीन विक्टोरिया रूल्ड ग्रेट ब्रिटेन फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो यहाँ पर देखिए 1837 से 1901, तो कितना हो गया, 63 और 1 64 साल, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी पीपल अनवील द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू एट क्यूबन पार्क, तो कितने लोग जो हैं वो अनवील किए थे, तो 2 व्यक्ति अनवील किए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जॉर्ज फ्रेडरिक एच एल्बर्ट प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स के कौन थे उस समय, एल्बर्ट थे, और ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। ठीक है, तो 2 व्यक्ति यहाँ पे, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। फिर है क्वेश्चन 23, द बेंगलियंस वुड रेफर टू द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू एज अ लैंडमार्क, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उसे जो है सिर्फ उसे रेफर करेंगे लैंडमार्क के रूप में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24, क्वीन विक्टोरिया हैड ऑल द फॉलोइंग ट्रेट्स एक्सेप्ट, उनके पास क्या था, तो एक्सेप्ट था जेनरस, यानी कि यहाँ पर देखिए उन्हें एक सख्त रूप में बताया गया था, रेदर प्राउड स्टर्न पर्सन विद प्रोनाउंस्ड फ्यूचर। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू इन बेंगलुरु, सॉरी तो यहाँ पर जो है वो किस चीज के बारे में फॉल्स है, तो इट इज स्टैंडिंग इन क्वीन विक्टोरिया पार्क, ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। ठीक है,
बस वो उस क्वीन का नाम था क्वीन विक्टोरिया, जिनके पर्सनालिटी को दर्शाता है, लेकिन ये इस पार्क में नहीं था, यही इसमें फॉल्स पूछा गया है। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है सेट नंबर 48 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास रेगुलर इस तरह का नोटिफिकेशन जाते रहे, आप लेसन्स को देखते रहें, सीखते रहें, अपडेट होते रहें। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन्स में। थैंक यू।